जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चों का आज फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम था या जो इस साल जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, ये एक ओवरऑल एनालिसिस है इस पेपर का। मैंने पेपर पहले खुद सॉल्व किया, उसके बेसिस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसमें क्या क्या पोर्शन किस तरह से अब जेकेएसएसबी पूछ रही है और जो रिसेंट वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी पेपर हुआ इसके बेसिस में वो हम देखेंगे। बाकी पार्ट वाइज इसका सारा हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक पार्ट में मैं जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में साइंस के, ये सब हम कवर करेंगे। देखो, सबसे पहली बार ये सेट ए है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था इंग्लिश बहुत इजी आई थी इस पेपर में। इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे ना, 8-10 जो क्वेश्चन थे, उसमें गलत होने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तुम गलत हो सकते हो बट नहीं। जैसे ब्रेक द आइस, ये आपको सबने पढ़ाया, मैंने भी कितनी बार पढ़ाया। स्टार्ट द कन्वर्सेशन, उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्टली वही बात करना, आगे पीछे घुमाना नहीं, टू बी द एग्जैक्ट और स्ट्रेट राइट रहना टुवर्ड्स द थिंग। फिर कंपेलिंग का मतलब था किसी को कन्विंस करना। देखो, मतलब एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर या वेग सी चीज। ठीक है, ये सब मैंने आपको एंटोनिम साइनोनिम्स में बताया। इंग्लिश मोर और लेस वही जो एसएससी और जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज है उनको देखो, जो रिपीटेड आते हैं वहीं से पूछी गई थी। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं था। जो ये रीअरेंजिंग वाले थे ये भी बहुत ईजी थे, आप इनको भी इजिली कर सकते हो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन देखो, ये पेपर मेरा नहीं है। ठीक है, ये पेपर मतलब मैंने ये मार्किंग जो है किसी की हुई है। ठीक है, तो इसके बेसिस में मतलब इंग्लिश, अगर मैं आपको बोलूँ आज के पेपर के इंग्लिश का जो पोर्शन था, इंग्लिश का पोर्शन इज वेरी इजी। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं था। इंग्लिश के पोर्शन आपने एक आधा क्वेश्चन अगर आपसे गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज बाकी सारा ही ये पेपर जो था वो इजी था। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब यहाँ से आपकी मैथ की कहानी शुरू होती है। अब देखो, मान लो कुछ बच्चों का मैथ्स पोर्शन जो, जैसे मान लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले हैं उनका मैथ्स अलग है, जूनियर असिस्टेंट वालों का मैथ रीजनिंग है। अब यहाँ पर कुछ और जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी थी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैथ्स वेरी करेगा। बट मैथ्स का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स की बात करो, मैथ के क्वेश्चन इजी थे। सिंपली जैसे वॉल्यूम, अगर कोई फार्मूला बेस था तो उसके फार्मूलाज मैं आपको कितनी बार समझाता हूँ कि मान लो अगर आप किसी पोर्शन में, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि सर मैथ रीजनिंग छोड़ के जाए, तो अगर सपोज करो तुम ये कोई किसी बंदे ने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन तो उसका गलत हो गया ना फिर। या एरिया ऑफ रोम्बस सिंपली निकाल के यहाँ से फॉर्मूला लगना था। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सिंपल फॉर्मूला लगाना था 2πr, तो उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो मतलब अगर आप देखो, सारे मैथ्स के क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आए, बट कुछ क्वेश्चन इतने ईजी थे कि आप जस्ट फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब आने वाले जिनके एग्जाम्स हैं उनको मैथ्स और रीजनिंग के लिए अच्छे से फॉर्मूलाज तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके बाद इन डेप्थ भी आप चीजों को पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ आप फॉर्मूलाज पढ़ने से काम नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, जैसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें सिंपली अगर किसी को बोर्ड मार्क्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवीजन का रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उस बेसिस में आप इन क्वेश्चन को भी, ये तीनों क्वेश्चन ही निकलने वाले हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे, एक ही उसमें नहीं ना बता सकता सारा पोर्शन, तो एक एक करके सारे पोर्शन में आपके सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर में किस तरह की चीजें हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, जिसने सिंपली प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो उसने कार्ड्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा और उसको वो इजीली कर ले। जैसे किसी श्योर इवेंट, कोई भी इवेंट जो श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाइस, डाइस के ऊपर 6 से ऊपर नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस के ऊपर नंबर ही टोटल 6 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीटली छोड़ के जाएंगे। ये बेवकूफी मत करना, कुछ क्वेश्चन आपको मिले, बाकी ये सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। आई हैव डन इट, मैंने कर दिया, मैं तुम्हें करवा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक एक करके हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस वाला। एसपी ऑफ 12 बुक्स जैसे है सीपी ऑफ 18 कॉपीज, तो एसपी जो होता है 12 बुक्स का एसपी जो है वो सीपी ऑफ 18 कॉपीज के बराबर है। तो ये सिंपल फॉर्मूला मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, इसके बेसिस में आपने निकालना होता है। यहाँ से आप एसपी और सीपी की रेशो बना लेते थे तो वो आ जाता था 18/12, तो फिर उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो 12 से 18 गया, इसका मतलब 6 का प्रॉफिट हुआ। तो इस हिसाब से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो मतलब आप कहने का मतलब मेरा ये पॉइंट है कि ये जो क्वेश्चन आए ना, दीज क्वेश्चन आर नॉट ऑल टुगेदर, सभी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे। जैसे यहाँ पे 6 बढ़ा ना, 12 और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस, और सीपी नीचे लेते थे और 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी परसेंटेज निकल जाए 6 2 12 और 250% इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्टली जो अगर आप थोड़े बहुत अभी फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होता तो तुम कर लेते। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन जो है जो इसके इन्वायरमेंट वाले टॉपिक के रिलेटेड थे, जो इसका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले सिलेबस में था। अब मान लो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट सीखने वाली बात ये है कि जेकेएसएसबी स्टेटमेंट वाइज को बहुत यूज करता है। इस पेपर में मुझे ये एनालाइज हुआ है कि जो जीके पोर्शन है या साइंस का पोर्शन है उसमें अब तुम सिंपली एक कोई भी फैक्ट याद करके जाओगे तो पेपर नहीं होने वाला। तुम्हें एक तो 2 चीजों पर मेनली फोकस करना है। एक तो मैच द फॉलोइंग, ठीक है, जहां पर भी फैक्चुअल चीजें होंगी ना वो जेकेएसएसबी ने मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में डाला है, इसका मतलब वहां पर भी गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जहां पर थोड़ा भी कंसेप्ट है तो वहां पर जेकेएसएसबी ने स्टेटमेंट बनाई है, और मैक्सिमम स्टेटमेंट में इन्होंने
एक ही तरह की स्टेटमेंट बनाई है, एक ही गलती होगी जिसके बेसिस में आप क्वेश्चन जो है वो उसको एलिमिनेट कर सकते। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आने वाले टाइम पे जिसने भी जीके पढ़नी है, जिसने भी जनरल साइंस पढ़ना है, तो वो मेरा ये बात याद रख लेना कि जब तक तुम अच्छी तरह से कंसेप्ट बिल्ड नहीं करोगे, मान लो जिनका जूनियर सेशन का भी 5 अप्रैल को एग्जाम है, वो भी कंसेप्चुअल चीज़ों पर भी ध्यान दो, अदरवाइज पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। आज जिन जिन्होंने पेपर दिया होगा उनकी गड़बड़ हुई होगी, अगर जस्ट वो सिर्फ फैक्ट देख के गए होंगे। ठीक है, आज सबसे पहले मैं जीके ही सॉल्व कराऊंगा, आज रात को ही उसका सेशन लाएंगे। जीके में जो भी क्वेश्चन आए थे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कंसेप्चुअली उनको सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और उसके रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें भी जैसे हम देखते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सारी जो है फैक्चुअल जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे यूट्रॉफिकेशन, तो पहली स्टेटमेंट में उसकी डेफिनेशन ही डाल दी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट बोला हुआ है इसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, जब यूट्रॉफिकेशन होता है, तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट को सिर्फ घुमाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कहने का मतलब है, और जैसे यहाँ पर मुझे एक चीज देखने को मिली, जैसे करंट, अब करंट जो पीछे वाला पेपर होता है वाइल्ड गार्ड में डायरेक्टली एसएससी टाइप स्टेटमेंट देगा था। अब यहाँ पर देखो करंट क्या पूछा, कॉप 26 जो हुई ग्लासगो में 2026 में, उसके मुताबिक जो पंचामृत था उसमें हमने कौन कौन सा टारगेट अचीव किया है। भाई आपको सारे इंडिया के टारगेट्स पता होने चाहिए थे कि 500 गीगावाट हमने कब तक किया है, हमारा नेट जीरो का टारगेट क्या। जब सारी स्टेटमेंट पूरी ओवरऑल नॉलेज होगी तभी आप इसमें एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया जेकेएसएसबी का नया ट्रेंड ये है कि जहां पर भी जो है मैच द फॉलोइंग, जो भी फैक्चुअल चीजें वहां पर मैच द फॉलोइंग बना दो। जैसे यहाँ पे बन सकता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, वहां पर सिंपली नहीं पूछा कि एसडीजी 16 क्या बोलता है, मतलब उसको मैच द फॉलोइंग में कर दिया। मान लो क्रोनोलॉजिकल, जैसे हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए, तो आज के पेपर में क्रोनोलॉजिकली का क्वेश्चन आया, तो क्रोनोलॉजिकली वाले क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, उसमें भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आने वाले दिनों में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे करंट पिछली बार बहुत इजी, अब देखो यहाँ पर भी करंट को कैसे कर दिया इन्होंने, इन अवार्ड्स की कैटेगरी कर दी। इंदौर को क्या मिला, अमरावती को किस कैटेगरी, देवास, मतलब जब को तीनों कैटेगरीज में तुम्हें पता होना चाहिए किस किसने टॉप किया है, किस किसने सेकंड रैंक लिया, और उसमें क्या क्राइटेरिया था। तो यहाँ पर आपको इन चीजों में, बाकी EIA के बारे में ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है यार, ये तो मैंने जिस भी बच्चे को पढ़ाया था, मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, अगर आपने मेरा मैराथन सेशन देखा होगा वहां पर भी बताया था। बट ये सब चीजें जो है, ये टॉपिक जो है, ये इन्वायरमेंट वाले, ये आपके इतने काम के नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपकी अब कुछ बच्चों के सिलेबस में साइंस है। अब हम साइंस कैसे पढ़ते हैं, हम कभी प्रिपेयर करते हैं तो हम साइंस की डायरेक्ट पढ़ लेते हैं फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है, या देख लेते हैं उसमें क्या। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया पूरा, ये तो वही कर सकता है जिसने 11-12 की फिजिक्स पढ़ी हो। अब ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें करना है, तो मतलब अब तुम्हें जो भी टॉपिक है, मान लो तुमने ग्रेविटी पढ़ा, ग्रेविटेशन के बेसिस में उसकी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, फिर उसके बाद जो रेडियस क्या निकलता है, किस तरह से है, ग्रेविटेशन की वैल्यू कहाँ कहाँ पर कितनी होती है, ये सारे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो मैं आज आपको चीजें बता रहा हूँ कैसे कैसे अब आपको पढ़नी है, मैंने पढ़ाना है, डोंट वरी अबाउट इट। ये पेपर जेकेएसएसबी अब जिस पैटर्न पे जा रही है ना, जो थोड़ा उस पैटर्न जेकेपीएससी वाला या यूपीएससी वाला या एसएससी वाला, उस पैटर्न के मैंने एग्जाम्स निकाले हुए, डोंट वरी अबाउट इट। आई नो हाउ टू टीच यू, बट आई एम सेइंग इट कि अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आप इन चीजों पे फोकस करोगे। अगर आप ये चीजें कोई नहीं बता रहा है तो फिर छोड़ दो वहां से। ठीक है, यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम देयर, क्योंकि अगर पेपर निकालना। अब देखो जैसे यहाँ पर ये तो बिल्कुल अब सिंपल क्वेश्चन पूछता था पहले, कनकेव लेंस कन्वेक्शन कहाँ कहाँ यूज होती थी। भाई अब तो पूछ है कि वो उसकी इमेज कैसे बनी, ये तो पूरा न्यूमेरिकल है बेसिकली एक तरह का। ठीक है, तो ये लाइट रिफ्लेक्शन का ये तो एक न्यूमेरिकल है, तो आपको इन चीजों, बाकी ये देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब आपको कोई भी स्टेटमेंट वाइज और मैच द फॉलोइंग के बिना इस पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे मेटल नॉन मेटल के हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो उनके बीच में मैच द फॉलोइंग बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरह से चीजें आप पढ़नी है। ठीक है, तो मतलब साइंस भी ऑल टुगेदर, जब तक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी साइंस की नहीं करोगे, तो इस पेपर से तो यही समझ आ रहा है कि वो, आप देखो ये क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक पूछा था। खतरनाक नहीं था, मतलब इजी था। जैसे आपको बोला ये जंबल्ड फूड चेन है, बहुत से बच्चों ने तो यही गलती कर दी होगी, ये जंबल्ड थी, इसको पहले करेक्ट करना था। सबसे पहले ग्रास होता है, ठीक है, फिर ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ठीक है, फिर ग्रास होपर को उसके बाद कौन खाता है, फ्रॉग होता है, फिर फ्रॉग के ऊपर स्नेक होता है, हमें पता है स्नेक के ऊपर हॉक होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन पूछा कि अगर फ्रॉग की एनर्जी एक्स केजे है, मतलब किलो जूल है एक्स टाइम, तो हमें बताना है प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे कितनी होगी। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले कंज्यूम करता है हर्बीवोर की बात, उसके लेवल पे कितनी होती है, मतलब हमें इस लेवल पे जानना था। देखो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा आपको दिमाग खोल के, और ये ऐसे क्वेश्चन आने की वजह से सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि पेपर हो जाता है डिफिकल्ट।
क्यों डिफिकल्ट होता है? क्यों तुम्हें टाइम कवर नहीं होता है, इस पेपर को टाइम कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो आपको चीज़ों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, और इसके लिए आने वाले जैसे मान लो जूनियर सेशन के बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो आने वाले 15-20 दिन आप जो है कंसेप्चुअली मैराथन सेशन में आपके लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर ये तो मैंने चलो आपको पढ़ाया था, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर उठाए थे उनमें से कौन सा था कौन सा नहीं, ये तो सीधा क्वेश्चन था, बट एनी हो क्वेश्चन वगैरह तुम कर लोगे, ये तो वो पोर्शन आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये देखो मैंने कहा ना हिस्ट्री में जहां से क्वेश्चन बन सकते थे तो बुक्स के उनको मैच द फॉलोइंग डाला है, फिर कौन सी किसकी डिस्कवरी कौन सी है ये भी मैच द फॉलोइंग, जहां पर स्टेटमेंट वाइज बन सकते थे वहां पर स्टेटमेंट को, तो कोई भी इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ के बाकी कोई भी क्वेश्चन जो है वो इतना डायरेक्ट नहीं है। जैसे ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चैन आप तो सारी पता होनी चाहिए थी, तब जाके आप इसको कर लेते। तो देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर जो था वो इस बेसिस में था कि तुम्हारा जो जीके और जनरल साइंस वाला पोर्शन था, अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, मतलब मान लो जो बच्चे इस पेपर में वो बच्चे बैठे थे जिन्होंने मान लो पीएससी का केएस वगैरह की प्रिपरेशन की थी, तो उन बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। और मान लो जिसने जस्ट अभी तक जेकेएसएसबी का ही थोड़ा बहुत देखा था तो उसका गड़बड़ हो गया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, हमें इससे सीखने को मिला कि हमें आगे किस तरह से वीडियोज लानी है और आपने किस तरह से पढ़ना है, तो हम उसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन ईजी नहीं थे, थोड़ा इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ये अगर आप सिंपली डालते तो आपको समझ आ जाना था, ठीक है। ये सब मैंने सॉल्व किया, आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मैं आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पेपर में किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग और ये आ गया आपका जीके का पोर्शन, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसको पूरी कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ था वही कर सकता था। मान लो डिमांड्स मॉडरेट किस तरह की डिमांड करते थे, अब फैक्चुअली तो कोई ये नहीं ना पता मॉडरेट किस तरह की डिमांड्स करते थे। अगर आपने मेरे मैराथन सेशन पढ़ाया तो मैं आपको चिल्ला के बताया, मॉडरेट जो थे सिंपल थे, वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, वो बस बोलते थे थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिल जाए, ये सब चीजें चलती थी, ठीक है। तो मतलब उसके हिसाब से बाकी अब कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना था, जैसे ये इन सब के बारे में किसी को नहीं पता, बस टीम नेविगेशन जो है चिदम्बरम पिल्लाई के बारे में पता, ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक्स भी यूज करनी थी। मतलब ऑल टुगेदर मेरा कहने का मतलब है कि अब जो पेपर है वो फैक्चुअल तो है, फैक्चुअल तो हम करेंगे, बट उसके साथ साथ हमें जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक है। ये जस्ट आपको एक ब्रीफिंग देनी थी मुझे अबाउट दिस एग्जाम, बट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि पहले इस एग्जाम को खुद सॉल्व करो, इस एग्जाम को सॉल्व करो, रात को रेडी हो जाओ, आज रात को ही पहला सेशन में जीके का, जम्मू कश्मीर और जीके इंडिया वाला पोर्शन से डिस्कस करेंगे, फिर जनरल साइंस, ऐसे करके मैथ रीजनिंग, इस पेपर को अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आप एग्जाम में आए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। ऐसे भटको मत। जैसे आप देखो ज्योग्राफी जिनके सिलेबस में विंटर सोलिस्टिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, बट मैं बाद में भी बताऊंगा और फिर भी बता देता हूं। देखो विंटर सोलिस्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सन नीचे चला जाता है, ये आपका इक्वेटर है ना, तो सन इक्वेटर से नीचे चला गया तो ऊपर विंटर सोलिस्टिस है। आर्टिक ऊपर वाला एरिया को बोलते हैं और नीचे अंटार्कटिका वाला एरिया, ध्यान लगाओ, ठीक है, नीचे अंटार्कटिका वाला एरिया। अब सन चला गया नीचे, अब सन अगर नीचे चला गया तो आर्टिक पे तो ये बोल रहे हैं नेवर सेट आर्टिक सर्कल, सन नहीं डूबेगा। भाई सन ही नीचे चला गया तो यहाँ पे सन तो डूबा ही रहा ना, यहाँ पे थोड़ी सनलाइट पहुंच रही है, ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। उसके बाद जैसे द सन स्टैंड डायरेक्टली अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट थी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो पॉइंट ऑफ बात। अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि विंटर सोलिस्टिस में सन कहाँ होता है, सन की कहाँ पे, इसीलिए जैसे मानसून में आपको पढ़ाता था ना मैप के थ्रू, ऐसे ऐसे करके मानसून आती है, यहाँ से बारिशें होती हैं, फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स में क्या मिलता है, कहाँ जाता है। ज्योग्राफी बहुत कंसेप्चुअल है, इसको कंसेप्चुअली पढ़ोगे आप, इकोनॉमिक्स वगैरह को भी, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में हैं चीजें, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो सिंपली भी हो रहे थे अगर आप दिमाग लगाते, जैसे मान लो आपको इन दो का नहीं पता बट त्रिकुटा हिल्स कहाँ पर है, रियासी में, तो अगर आप थर्ड का ए कर देते तो यहाँ से ऑप्शन सी तक आप इजीली पहुंच सके। कुछ क्वेश्चन में सिंपल दिमाग भी लगना था, ठीक है यार। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब कंप्यूटर में भी हर एक के क्या क्या फंक्शन है वो पूछा, अब कंप्यूटर भी अरिहंत से होने वाला नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे IT का यूज, वहां पर कंसेप्चुअल आपका दिमाग क्या है, आप IT को किस तरह से लेते हो, वैसे आपको क्वेश्चन को करना है। ऑल टुगेदर इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये पेपर बिल्कुल भी इजी हम इसको नहीं मान सकते। JKSSB के लेवल से देखें, जैसे तुम JKSSB को लेके चलते हो, अगर एक तो अटेम्प्टेशन इसको दिक्कत आई होगी बच्चों को अटेम्प्ट करने में, और दूसरी बात ये है कि अब आने वाले एग्जाम्स में आप बच्चों के लिए मेरी जेन्युइन एडवाइस है, जीके जनरल साइंस ये इंग्लिश तो मैं ऑल टुगेदर देख रहा हूँ अभी तक ठीक ही आ रहा है। उसके बाद जो हमारा मैथ रीजनिंग है वो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप हर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप मैथ रीजनिंग भी करोगे। कोई भी बच्चा मैथ रीजनिंग नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि तुम जिस जनरल साइंस जनरल नॉलेज के उस पे धावे पे जाते हो ना, तो वो तुम्हें इतनी कई बार कंसेप्चुअल पूछेगा तुम नहीं कर पाओगे, तो मैथ रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ।
जाओगे। तो जो तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, अब इसका तो एनालिसिस जो शाम को आएगा सबसे पहले वो देखना, उसके बाद जो 15 दिन अब मैं सेशन इस तरह से लूंगा, और मैं अगर आप बोलोगे तो एमसीक्यू कम सीरीज ले आता हूं जो इस ट्रेंड के बेसिस में, जो नए ट्रेंड के बेसिस में उसमें हम कवर कर लेंगे। दिस इज फॉर टुडे। तो जिनका आज एग्जाम्स था, लेट्स होप कि आपका अच्छा हो जाए सब कुछ, और जिनका आने वाले दिन एग्जाम्स हैं वो चैनल पे बने रहो, इसी तरह से एडवाइस वगैरह तुम्हें मिलती जाएगी। यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी बी रेडी, आज रात को इसका एनालिसिस करें, और एनालिसिस आपको पता है मैं कैसे करवाता हूँ। जैसे जीके के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनके बेसिस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो देखेंगे, और कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स को पेपर में यूज कर सकते हैं उसको सीखेंगे। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।